तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या कवर किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया था। ठीक है, नाउ अब हम लोग करेंगे कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, उसको यूज करके ओम्स लॉ को किस तरह से आप ड्राइव करोगे। ओम्स लॉ को डेरिवेशन हमें करना है। ठीक है, तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन किस तरह से होगा, देखिए आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं आपके लिए कि ओम्स लॉ है क्या। तो इसमें बताया गया था कि भाई अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उसकी कुछ फिजिकल डायमेंशंस और टेम्परेचर को वेरी ना कराया जाए, ये सब कांस्टेंट रहे, तो इसके अक्रॉस अप्लाई होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। क्लियर? सो दैट वाज द ओम्स लॉ, जो कि 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल डायमेंशंस का मतलब लेंथ, एरिया, ये सब चीजें अगर कांस्टेंट रहे और साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे, then potential difference of this conductor is directly proportional to the current flowing in that conductor. Clear? ये तो आपने समझ लिया था। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें इसी ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना है बट यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी रिलेटेड, और मे बी यही डेरिवेशन ही बहुत बार पूछा गया सीधा सीधा एग्जाम में। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और ड्राइव करेंगे किसको, ओम्स लॉ को। तो देखो बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर एक मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, उसके अक्रॉस मैंने क्या किया, कुछ वोल्टेज लगा दिया, कुछ ईएमएफ लगा दिया। ईएमएफ तो आप सभी जानते हो, है ना। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल और यू कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर। तो जो बैटरी होती है उसकी टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। सो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, सो ये एक सेल यहां पर लगाया, एक बैटरी लगाई, और इससे हमने क्या किया, मान लो V वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इस कंडक्टर के अक्रॉस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। अब होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फाइन। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L है। ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये ऑलरेडी मैंने ड्राइव करा रखा है, तो मैं वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, Vd इज इक्वल्स टू ई अपॉन, वेक्टर हटा देता हूं, वेक्टर की जरूरत नहीं है, ई अपॉन m टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ एवरेज हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, अब देखो इस E को, अगर मैं इस E को देखो, अब ओम्स लॉ तो आपको पता है ना, ओम्स लॉ क्या था, V प्रोपोर्शनल I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R इज सम कांस्टेंट, और जिसका नाम क्या दिया गया था, रेजिस्टेंस। ये वेल डिफाइंड है, आपने 10th में पढ़ा। तो यहां से हम अगर देखें V अपॉन I क्या आएगा, मेरा R आएगा, विच इज व्हाट, कांस्टेंट। तो यही क्या है, ओम्स लॉ है। प्रोवाइडेड सम फिजिकल कंडीशन, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है,
तो अब अगर मुझे क्या करना है, ओम्स लॉ का डिडक्शन करना है, ओम्स लॉ को प्रूफ करना है, तो मुझे ये स्टेटमेंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर? मुझे ये स्टेटमेंट प्रूफ करना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट क्या है, V अपॉन I इज नथिंग बट कांस्टेंट। सो हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से V अपॉन I को कांस्टेंट करके दिखाना है, और अगर मैंने कांस्टेंट करके दिखा दिया देन हमारा ओम्स लॉ का प्रूफ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, मैंने V लगाया, लेंथ कितनी है, L है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V अपॉन L। ये तो आप जानते हो, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस जो भी है। तो इसको जब आप यहां रख दोगे तो देखो जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलेगी मुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी मुझे E V, ये पोटेंशियल है, अपॉन ml इंटू टाउ एवरेज, ये मिल गया। ठीक है, इंटू टाउ एवरेज ये मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई अब V तो आ गया लेकिन I नहीं है अभी भी, I कहां से लाओगे, है ना, I लाना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, कौन सा रिलेशन पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन पढ़ा है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन पढ़ा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि भाई इस कंडक्टर के अंदर कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, मैं यहां पर इसको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, कि Vd और I में क्या रिलेशन होता है, तो अगर इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम है ये, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू n, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, NaL। NaL मैंने क्यों कर दिया, Al इज द वॉल्यूम, Al इज द वॉल्यूम, और टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो इतना हो गया टोटल चार्ज। अब अगर बोला जाए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस D है, L है, और ये Vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में, ये हो जाएगा, आपको पता है कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड हेंस ये टाइम कितना होगा, L अपॉन Vd। क्लियर, L अपॉन Vd। तो अब अगर आप यहां पर करंट निकालोगे कि कितना करंट फ्लो होगा इन दैट टाइम थ्रू दैट कंडक्टर, तो कितना आएगा, ये कुछ ऐसा ही तो आएगा, दिस Q अपॉन T, एंड हेंस ये हो जाएगा NeAL अपॉन Vd। ये क्या हो जाएगा हमारा, L अपॉन Vd, Vd चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये Vd हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है कि L से L कैंसिल हो गया, और फाइनली आपको एक फॉर्मूला मिला, I इज इक्वल्स टू NeAVd। ठीक है, ये किसमें रिलेशन है, ये रिलेशन है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो ये रिलेशन जब आप यहां रख दोगे, तो Bd की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, यहां से Bd की वैल्यू आएगी I अपॉन NeA, I अपॉन NeA, ये अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगी Bd की वैल्यू, अब इज इक्वल्स टू EV, ये है मेरे पास क्या, पोटेंशियल, अपॉन ml मल्टीप्लाइड बाई टाउ एवरेज। तो अब अगर मैं यहां से V अपॉन I निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो V अपॉन I अगर मुझे निकालना हो तो ये I इधर चला जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे ml अपॉन ये n यहीं रहेगा, E A यहीं है, और इधर से ये कितना आ जाएगा, इधर E इंटू टाउ एवरेज, ये आ गया। ठीक है, तो फाइनली क्या बन गया, ये मेरे पास V अपॉन I इज इक्वल्स टू ml अपॉन n E इंटू E स्क्वायर A टाउ एवरेज। ठीक है, ये मुझे मिल गया क्या, ड्रिफ्ट, ये V अपॉन I का रेशियो, V अपॉन I का रेशियो। अब इसको अगर आप ध्यान से समझो, तो क्या है एक्चुअल में, ये अगर आप ये देखते हो कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया कि भाई इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट
एंड जो फिजिकल डायमेंशंस हैं उनको भी कांस्टेंट कर रखा है आपने, फिजिकल डायमेंशंस भी कांस्टेंट। ये दोनों चीजें अगर कांस्टेंट हैं इट मींस मास तो वेरी करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है। लेंथ मींस फिजिकल डायमेंशंस कांस्टेंट है तो लेंथ भी कांस्टेंट है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये भी वेरी नहीं करेंगे, कांस्टेंट है। ई चार्ज भी फिक्स होता है। ए क्या है, एरिया, तो फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट मींस एरिया भी कांस्टेंट। टाउ इज डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, सो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन आई इज कांस्टेंट। V अपॉन आई इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट। क्लियर? तो ये हमने यहां से प्रूव किया है ओम्स लॉ को यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करोगे तो V अपॉन आई क्या था यहाँ पर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, और यहां से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो R की वैल्यू मिलेगी आपको ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ एवरेज। ये है मेरे पास क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपने टाउ एवरेज बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टाउ एवरेज कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब देखो यहां से मैंने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है, यूजिंग दैट फॉर्मूला। अब अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली नथिंग बट द जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ द चार्ज। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस ही है बट स्पेसिफिक टाइप का रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कि किस तरह से डिफाइंड है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ये इसकी डेफिनेशन है, आर ए अपॉन एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस, ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फाइन, तो जब आप रेजिस्टिविटी यहां से देखोगे तो आर की वैल्यू जब यहां रखोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ एवरेज, और ये a अपॉन एल ऑलरेडी है, a से a चला जाएगा, l से l चला जाएगा, क्या बचेगा, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ एवरेज। तो ये क्या आया आपके पास, ये फॉर्मूला आया किसका, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, सो नाउ देखो रेजिस्टिविटी का अगर डेफिनेशन आती है तो कैसे डिफाइन करोगे, यहां से आपको एरिया को 1 यूनिट और 1 मीटर स्क्वायर एंड एल को आपको 1 मीटर लेना पड़ेगा, देन रेजिस्टिविटी हमारी रेजिस्टेंस के ही इक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो अगर डेफिनेशन आए एग्जाम में, अगर ये बोले कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो क्या करोगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो 1 मीटर। क्लियर? और अगर आपसे ये बोले कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है, तो आप इस फॉर्मूले को बहुत इजीली से देखकर बता सकते हो कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है। क्लियर? तो ये जो है रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड है, नंबर 1 ये डिपेंड है टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि टाउ एवरेज आ रहा है इसके फॉर्मूले में, और टाउ एवरेज जो है वो मैंने आपको बताया था, टाउ एवरेज इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड हेंस रेजिस्टिविटी इज आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर? टाउ एवरेज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी भी हमारे कंडक्टर की टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो अगर आपने रेजिस्टिविटी यहां से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? ये कंडक्टर के लिए ही ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। बाकी के लिए वैलिडिटी मैं बताऊंगा आपको कि अदर मटेरियल्स एलॉय और मे बी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ इस फॉर्मूले से आपको ये पता चल रहा है कि टाउ इज डिपेंड्स ऑन 1/t, और अगर आप 1/t यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, रो की डिपेंडेंसी कैसे मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये हमारी टेम्परेचर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया। तो हमने ओम्स लॉ कर लिया, वहां से रेजिस्टेंस को ड्राइव कर लिया, बट यहां देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे तो डिपेंड है ही, साथ में एल और ए पर भी डिपेंड है, लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता, ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है और साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। लेकिन रेजिस्टिविटी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलो इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करते हैं। तो ये हमने आपको अभी क्या क्या बता दिया इस लेक्चर में। हमने आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, ओम्स लॉ का फॉर्मूला ड्राइव किया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया, रेजिस्टिविटी को समझा, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है, कौन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, उसको समझ लिया। ठीक है, कंडक्टर के लिए, ओनली फॉर कंडक्टर, राइट। अब हम देखेंगे कि भाई कंडक्टर के अलावा कोई अगर मेरे पास मटेरियल है, सेमी कंडक्टर हो सकता है, नॉन कंडक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, और मे बी कोई एलॉय हो सकता है, तो उसका बिहेवियर टेम्परेचर, उसकी रेजिस्टिविटी का बिहेवियर टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। तो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझा देता हूं कि किस तरह से हमारी रेजिस्टिविटी वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं कंडक्टर। तो बेटा देखो, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और वो भी किस तरह से बढ़ती है, उसका ग्राफ भी मैं यहां पर बनाता हूं आपको। तो रेजिस्टिविटी का इंक्रीमेंट होता है, इट इज लाइक मे बी समवेयर लाइक दिस, लीनियर इंक्रीमेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी रो वर्सेस टेम्परेचर को जब आप प्लॉट करोगे, किसके लिए? इस कंडक्टर के लिए, तो इसका इंक्रीमेंट किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। मतलब टेम्परेचर के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी होगी वो नॉन लीनियर डिपेंड करती है, डायरेक्टली लीनियरली डिपेंडेंसी नहीं है। जो अभी आपने फॉर्मूले में देखा था वो लीनियरली वहां से दिख रहा था, बट एक्चुअल में जब आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर देखते हो तो वहां से एक फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू, और मे बी यू कैन से रो इज इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस सम अल्फा इनटू सम टेम्परेचर डिफरेंस, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, आपसे ये नहीं पूछेगा क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर, क्यों रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके पीछे भी अलग लॉजिक है, कोलिजन से रिलेटेड सम लॉजिक होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा अगर आप कोलिजन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कहाँ से आ रही है, कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसकी वजह से, जो कोलिजन हो रहे हैं उनकी वजह से रेजिस्टेंस आया, तो कोलिजन टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंडेंसी है वो आपको समझ आए। बट हमें क्या करना है, हमें वहां पर नहीं जाना, हमें बेसिकली टेम्परेचर पर ये जो रेजिस्टिविटी है किस तरह से डिपेंड करती है ये समझना है, क्योंकि ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपसे रीजन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर पर इस तरह से डिपेंड है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा आ जाता है कि अगर मैं कोई एलॉय ले लूं, कोई एलॉय ले लेता हूं। ठीक है, तो एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? एलॉय के लिए भी रेजिस्टिविटी जब आप देखोगे तो ये भी इंक्रीज होती है, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट है ये कैसा होता है? इट इज लीनियर इंक्रीमेंट, इट इज व्हाट? लीनियर इंक्रीमेंट। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है ये हमारी लीनियरली इंक्रीज होती है। फाइन। अच्छा, इसमें एक चीज और आपने देखा होगा, यहां पर क्या देख रहे हो आप, ये रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है, इवन एट द जीरो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है। इसका मतलब यहां पर तो जीरो थी, है ना, यहां पर जीरो नहीं है। इसका मतलब जो हमारी अलॉयज होती हैं उनमें रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होती है। फाइन, उनमें रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होती है। दूसरी चीज, एट जीरो टेम्परेचर पर भी जीरो नहीं होगी, टेम्परेचर अगर आप जीरो कर दोगे फिर भी उनकी रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और आपको दिख रही होगी कि दैट बिहेवियर इज लीनियर,
है ना, दैट बिहेवियर इज लीनियर। तो ये स्ट्रिक्टली डिपेंड नहीं है, इट इज बेसिकली लीनियरली इंक्रीजिंग, है ना, रेजिस्टिविटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग, फाइन। चलो इसके बाद सेमीकंडक्टर का पूछता है, तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो जब सेमीकंडक्टर का पूछता है तो बेटा इसका रेजिस्टिविटी जो है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है इस पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज होती है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, फाइन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हो गए। इसके बाद एक मटेरियल है हमारे पास नॉन कंडक्टर और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पर किस तरह, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो अगर मैं नॉन कंडक्टर की बात करता हूं तो नॉन कंडक्टर में भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्लियर। टी इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, नॉन कंडक्टर की भी डिक्रीज होगी। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन व्हाट हैपेंस, उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर, उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बिहेवियर किसका, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन कंडक्टर का। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन कंडक्टर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर यहां बढ़ाया तो भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। और बाकी के जो मटेरियल्स थे, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर में भी डिक्रीज होती है, एंड अलॉय में भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी आपने देख ली। तो ये रेजिस्टिविटी हम लोगों ने खत्म कर दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है रेजिस्टिविटी की, है ना, सारे के सारे मटेरियल्स के लिए। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेल और बैटरी, यू कैन से सेल और बैटरी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, रेजिस्टेंस तो आप सभी जानते हो। तो सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या है कि भाई एक सेल है आपके पास, तो उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, अभी मैंने बताया कि इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, सो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ रेजिस्टेंस इनसाइड दिस सेल, और ये जो रेजिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको भी हमें समझना है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, क्लियर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल आर से करते हैं, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो स्मॉल आर से होगा। अब ये स्मॉल आर किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो, ठीक है। तो नंबर वन, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है हमारी जो कंसंट्रेशन है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पहली चीज कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा उतना ही ज्यादा होगा। सो यू कैन से इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो ये देखो आप, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, ये जो गैप है, अगर मैं इसको मान लूं डी सेपरेशन है, तो ये सेपरेशन जितना ज्यादा होगा हमारा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है,
ये डायरेक्टली डिपेंड होता है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? एंड थर्ड एंड लास्ट जो पैरामीटर है ये है इनके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रोड्स का इसके इनवर्सली डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो ऑन द होल अगर हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेपरेशन जितना ज्यादा कर दोगे ये इलेक्ट्रोड्स हमारे जितना ज्यादा गैप पे होंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिट वगैरह सब कुछ वही है जो हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, क्या होती है? ओम। ठीक है, ओम इज द यूनिट ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहीं पर, वो है हमारी टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल उसको भी समझ लो क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखो ये हमारे पास एक सेल है, अब मान लो यहां पर मैंने इस सेल के अक्रॉस क्या किया, मैंने इस सेल के दोनों टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई एक रेजिस्टर लगा दिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोई एक रेजिस्टर लगा दिया, राइट। तो यहां पर सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल? तो अभी मैंने ईएमएफ तो आपको बताया, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ तो हो गया कि भाई जो ये सेल है, ये जो बैटरी है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। ये क्या है? ये है हमारा ईएमएफ, मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। क्लियर? ये हो गया ईएमएफ। इट मींस आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम ईएमएफ जब होगा जब मेरा सर्किट ओपन होगा। ठीक है, ओपन सर्किट के केस में क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा अक्रॉस दीज टर्मिनल्स। क्लियर? बट अगर सपोज करो सर्किट ओपन नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो टर्मिनल्स हैं हमारे एक्सटर्नल सर्किट के, ये जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगाया है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। क्लियर? तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ रजिस्टर और ऑफ अ सर्किट। तो सर्किट के कोई से दो टर्मिनल आप ले लो, उन टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्या ये एग्जैक्टली इक्वल होगा ईएमएफ? ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं आप V से। टर्मिनल पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? V से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ये जब इससे कनेक्टेड है तो क्या इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा बैटरी का ईएमएफ इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही काफी है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।